अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स जो कि बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक है फ्रैंक एस बर्टनिक की लिखी हुई। उसके चैप्टर 4 की 4.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 4.2 और 4.3 के कंबाइंड जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन 4.2 और 4.3 के क्वेश्चंस पर जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स समझना ज़रूरी है। फंक्शंस क्या होते हैं ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और फंक्शंस की इवैल्यूएशन कैसे होती है, यानी एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 10 निकालना है। और इसके अलावा फंक्शंस की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमें पहली चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस ये सीखनी है। लेकिन उससे पहले हमें टाइप ऑफ फंक्शंस भी पता होना ज़रूरी है, क्या क्लासिफिकेशन होती है फंक्शन की वो पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सवालात में पूछा गया है ये। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन से पहले हम कुछ बेसिक जो फंक्शंस होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा प्लान ये होगा कि इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले ग्राफ, जो कॉमन फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ सीखेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन है और स्ट्रेच एंड श्रिंकिंग है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शंस होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में इनके ग्राफ्स पे भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपके पास कोई लीनियर फंक्शन हो सकता है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसे बाज़-औक़ात आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। और अगर सिर्फ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो तो, वरना हर लीनियर फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होता। इसी तरह एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन एक हमारे पास हो सकता है, क्यूबिक फंक्शन हो सकता है, एब्सोल्यूट फंक्शन हो सकता है और स्क्वायर रूट का फंक्शन हो सकता है, जिसमें अंडरस्टूड है इसकी डोमेन एक्स की वैल्यू 0 या ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और इसी तरह ई की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉग फंक्शन हो सकता है। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है कि ये क्या होते हैं और इनका ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। मीन्स यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x नहीं होगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें एक कांस्टेंट नंबर हो और कोई वेरिएबल ना हो उसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में। यानी सपोज अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू 2 है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, 2 से पास होगी। तो इसका ग्राफ यहाँ देखते हैं हम, बाकायदा हमारे पास बना हुआ है। हम एक्सिस को लेबल कर देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसमें x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो फिर 2 पर हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगी एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये इसका ग्राफ है। इसी तरह हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये एक लीनियर फंक्शन भी है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का लीनियर फंक्शन। लेकिन किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना हो तो उसके बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप इसका टेबल बना लें। टेबल बनाने का मतलब ये है कि आप एक्स की वैल्यूज़ लिखें और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ लिखें, मीन्स वाई की वैल्यूज़। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई क्या होगा? वो भी 0 होगा। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई भी 1 होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। इसी तरह एक्स की वैल्यू 2 लिखेंगे तो एफ वाई भी 2 होगा, एफ की वैल्यू 3 पर वाई की भी 3 होगी वैल्यू, एंड सो ऑन। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 पर 3 है, 4 पर 4 है, यहाँ तक कि नेगेटिव वैल्यूज़ पर भी ऐसा ही है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि जिसे आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए बोला जाता है कि ये इनवर्स के ग्राफ बनाने के काम आता है। तो इसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ चुकी है जो कि ऑरिजिन से पास हो रही है। तो इसी से ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम देखेंगे कि इसी फंक्शन को ट्रांसलेट करके बाकी लीनियर फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। यानी सपोज 2x प्लस 3 है तो ये किस तरह, वैसे तो हमने इसे स्लिप, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट के टर्म्स में देखा है। आज हम इंशाल्लाह इसे स्ट्रेच और ट्रांसलेशन की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक होती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है।
तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप अगर टेबल भी बनाए तो भी इसमें देखेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसलिए हमने 2 के स्क्वायर पर 4 पुट किया। और -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 होता है, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 होता है। तो ये सारे डॉट्स अगर इनको आप ज्वाइन कर लें तो ये एक पैराबोला बन जाएगा। इस पैराबोला भी कहा जाता है, एक पैराबोलिक शेप है। एरो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये दोनों डायरेक्शंस पे आगे जाता रहेगा, मीन्स आगे इस तरह जाता रहेगा ये। तो ये एक पैराबोला बनेगा इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डायग्राम। और ये याद रखिएगा कि ये ओरिजिन से हमेशा पास होगा, जहाँ ये इसका टर्निंग पॉइंट जो होता है, जहाँ से ये टर्न होकर दोबारा ऊपर जा रहा है। यानी अगर आप देखें तो 0 से पहले इसका स्लोप नेगेटिव है, डाउन की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है, और अगर 0 के बाद आएँ तो फिर देखें इसका स्लोप पॉजिटिव साइड पर जा रहा है। तो इसे टर्निंग पॉइंट को हम दूसरी टर्म्स में वर्टेक्स भी कहते हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं स्लोप नेगेटिव है, स्क्रॉल ये जो यहाँ पर जो है नेगेटिव स्लोप है, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसके बाद अगर आप गौर करें तो स्लोप पॉजिटिव है, x की वैल्यू इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज हो रहा है। ये टर्निंग पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर स्लोप 0 हो जाता है, वो तो हम डेरिवेटिव जब हम पढ़ेंगे उस वक्त भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये टर्निंग पॉइंट है, इसे वर्टेक्स कहते हैं। इस वक्त इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं। तो मीन्स अगर आपको सिर्फ स्केच करना पड़े और आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना पड़े तो आप एक पैराबोला बनाएंगे जो बिल्कुल ओरिजिन से पास होते हुए ओरिजिन पर अपना टर्निंग पॉइंट बनाकर जाएगा। इसी तरह हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, यानी क्यूबिक फंक्शन है। तो इसकी अगर हम ग्राफ की शेप देखेंगे तो वो ओरिजिन से पास होगा ये भी, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 का क्यूब भी 0 ही होता है, तो y की वैल्यू भी 0 होगी। इसी तरह जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 का क्यूब 1 होता है, इसलिए आप देख सकते हैं पॉजिटिव 1 पर पॉजिटिव 1 हमें मिल रहा है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसी तरह 2 के क्यूब 8 पर एक डॉट ये इसी लाइन से पास हो रहा है। इसी तरह अगर x की वैल्यू -1 होगी तो -1 का क्यूब -1 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है, एंड सो ऑन। तो जब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा जो कि यहाँ ऑलरेडी आपको बनाकर दिखाया गया है। इसी तरह हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y 1 होगा, क्योंकि 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 4 पर 4 होगी। लेकिन जब हम नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 होगी तो y फिर भी 1 होगा, क्योंकि आप अगर आपको याद हो तो हम पहले सीख चुके हैं इस तरह x की वैल्यू अगर -1 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 1 होती है। x की वैल्यू अगर हम -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव 2 ही होगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह का वी शेप बनता है। इसका टर्निंग पॉइंट या वर्टेक्स भी 0 पर ही होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y भी 0 होगा। पीछे जितने भी हमने ग्राफ पढ़े सिवाय कांस्टेंट फंक्शन के, अगर आप गौर करें वो सब ओरिजिन से पास हो रहे थे। आपको पीछे बैक जाकर दिखा देते हैं। ये देखें एफ ऑफ एक्स ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, एक्स स्क्वायर भी ओरिजिन से पास हो रहा है, और इसी तरह एक्स क्यूब भी ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी ओरिजिन से पास हो रहा है। इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये भी ओरिजिन से ही पास होगा, क्योंकि ये बेसिक फंक्शन कहलाते हैं। बेस इनकी जो है वो 0 से, इसमें किसी किस्म की कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड नहीं की गई है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y 0 होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। जब x की वैल्यू 4 होगी तो y 2 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। जब x की वैल्यू 9 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। और इसी तरह ये फंक्शन यहाँ से शुरू होकर आगे की तरफ जाएगा। नेगेटिव पे इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव पे स्क्वायर रूट अनडिफाइंड होता है। तो जब इसे हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह की हमें कुछ शेप मिलेगी। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ। इसी तरह e की पावर x, e एक कांस्टेंट नंबर है, यानी यहाँ पर e की जगह पर कोई आम नंबर भी हो सकता था, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x भी हो सकता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर x भी हो सकता था। जहाँ पावर में आपको x नज़र आ जाए उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। बेस इसकी इस वक्त 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर e है। e बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। जैसे डिफरेंट हमारे पास नंबर हैं, पाई है जिसकी वैल्यू 3.14 हम लिखते हैं, तो इसी तरह e भी एक कांस्टेंट नंबर है। आमतौर पर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में आपको ये आसानी से बटन मिल जाता है, जहाँ लॉग होता है या ln होता है, उस पर आप देखेंगे तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.718। तो मीन्स अगर e की पावर x लिखा जाए तो भी ठीक है, 2.718 लिखा जाए तो भी ठीक है, लेकिन ये 2.718 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। एग्जैक्ट में तो डेसिमल के बाद ये जारी रहते हैं, एक इरैशनल नंबर है, इस वजह से पाई भी जिस तरह इरैशनल नंबर है 3.14 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है।
3.14 के बाद आगे भी बहुत सारे डिजिट्स इसमें मौजूद होते हैं। खैर वो हम ऑफ टॉपिक चले जाएंगे अगर ई के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप अगर कैलकुलेटर में अपने इसका टेबल बना लें या फिर एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएं। जैसे एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो फिर ई की पावर 0 हो जाएगी और ई की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो अब तक जो हम ग्राफ पढ़ते गए एक ऐसा वाहिद ग्राफ आया है जो जिसका बेस फंक्शन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा बल्कि 1 से पास होगा। और इसी तरह जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे आप इसकी वैल्यूज आपको इस तरह का ग्राफ मिलता जाएगा। और ये पूरा फंक्शन कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि x की आप दुनिया जहान की कोई भी वैल्यू पुट कर लें और यहाँ पर 2.7 है तो 2.7 की कुछ भी पावर रख लें आपको 0 आंसर नहीं मिलेगा। आप अपने पास डिफरेंट वैल्यूज ट्राई कर लीजिएगा। 2.71 की पावर आप कैलकुलेटर में पॉजिटिव नंबर रख के देखिएगा, नेगेटिव नंबर रख के देखिएगा, 0 रख के देखिएगा, आपको कभी भी फाइनल आंसर इसका 0 नहीं मिलेगा। खैर तो ये e की पावर एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं लॉग फंक्शन की। यानी सपोज अगर ये e की जगह 10 होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू 10 की पावर x, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स कहलाता है लॉग फंक्शन। तो अगर इसका इन्वर्स होता तो वो होता लॉग x। इसी तरह e का अगर इन्वर्स होता तो होता f ऑफ x इज इक्वल टू ln x यानी नेचुरल लॉग ऑफ x। तो लॉग x का ग्राफ कैसा बनेगा, अगर आप गौर करें हमारे पास जो e का ग्राफ था वो इस टाइप का था और जो log x है वो आपको इस तरह का मिला है क्योंकि आप देख सकते हैं कि 0 का तो log होता नहीं है तो इसलिए 0 पर ये कभी नहीं जा रहा। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये 0 को कभी टच नहीं करेगी, मींस ये इस तरह आती जाएगी वेरी क्लोज, बहुत क्लोज हो जाएगी। आप जितना भी जूम कर लें आपको लगेगा कि ये शायद इंटरसेक्ट हो गए लेकिन ये कभी नहीं करेंगे। तो ऐसी अगर इसको डॉटेड लाइन बना दूं तो ऐसी डॉटेड लाइन को कहा जाता है एसिम्प्टोट। तो log x का ग्राफ ऐसा होता है। और अगर इसमें आप गौर करें तो जो 10 की पावर x का ग्राफ होगा और log x का ग्राफ होगा वो एक दूसरे की बिल्कुल मिरर इमेज होंगे। यानी कि अगर मैं एक इसमें आइडेंटिटी फंक्शन ड्रॉ करूं f ऑफ x इज इक्वल टू x तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं यहाँ से फोल्ड कर दूं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर आ जाएंगे। मींस अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह फोल्ड करूँ और यहाँ से इस तरह फोल्ड करूँ तो ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठेंगे, ये एक दूसरे का इन्वर्स है। खैर ये हमने डिस्कस कर लिया कि फंक्शंस जो हमारे पास डिफरेंट फैमिली के होते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के होते हैं, उनका ग्राफ कैसे बनता है। तो जब आपको बेसिक अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आता हो तो उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो उसका भी ग्राफ आप बना सकते हैं बगैर किसी टेबल के, बगैर कैलकुलेटर के। किस तरह से, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, रैशनल फंक्शन एक रह गया। रैशनल फंक्शन हम वैसे वर्बली पिछली एक्सरसाइज में डिफाइन कर चुके हैं आपको कि अगर दो फंक्शंस को डिवाइड करके आपको आंसर मिले, दो फंक्शंस को, यानी फॉर एग्जांपल एक मैं कांस्टेंट फंक्शन लिख रहा हूँ 3 और दूसरा कांस्टेंट फंक्शन है मेरे पास 3x + 4, तो यहाँ पर ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। अब सपोज इसे मैं g ऑफ x नाम दे देता हूँ, इसे h ऑफ x नाम दे देता हूँ। तो दो फंक्शंस को डिवाइड करके अगर एक फंक्शन मिल रहा है तो उसे रैशनल फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ फिक्स नहीं होता, मींस डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में कौन सा फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है। न्यूमरेटर में इस वक्त कांस्टेंट फंक्शन है और डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फंक्शन है। तो ऐसा भी हो सकता था न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, या दोनों क्वाड्रेटिक हो, ऐसा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन जितने भी रैशनल फंक्शंस होते हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट ज़रूर आता है, वो होता है एसिम्प्टोट का। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 - x, तो इसमें हमें बताया कि x की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 4 - 4 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स x की वैल्यू जहाँ 4 होगी वहाँ पर एक बनेगा एसिम्प्टोट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कभी इससे एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा। और इसी तरह जो है इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज 3/x में बना रहा हूँ, सिर्फ इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे मालूम है x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ ताकि हम ग्राफ इजीली सीख सकें। f ऑफ x इज इक्वल टू 3/x, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, फिलहाल सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, तो इसमें मुझे मालूम है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो फिर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये x एक्सिस पर ही एक डॉटेड लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट कहलाएगा।
इसी तरह हमें पता है कि ये पूरा फंक्शन, इसमें कोई भी आप वैल्यू पुट करते हैं कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। x की आप दुनिया जहान की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, 3 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर्स लिख लें, 3 डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर्स लिख लें, आपको 1 मिल जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं मिलेगा। तो इसका जो फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि ये 0 को कभी मैच नहीं करेगा और इस तरह का इसका ग्राफ बनता जाएगा। मीन्स ये 0 से, यहाँ मैं गलती से इंटरसेक्ट कर गया हूँ, कभी 0 से इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये। तो अब उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब आप एक ग्राफ को मूव करके उसमें कुछ चेंजिंग करें, अब वो मूवमेंट शिफ्ट भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है और बेसिक ग्राफ ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और इसे हम थोड़ा सा अगर कहें कि ग्राफ अगर यहाँ ना होता यहाँ होता तो फिर इसकी इक्वेशन क्या होती, ओरिजिन पर ना होता बल्कि यहाँ होता, या फिर ओरिजिन पर ना होता ओरिजिन से ऊपर होता, ओरिजिन से लेफ्ट पर होता, ओरिजिन से राइट पर होता, या कहीं भी रैंडमली किसी प्लेस पर होता। तो ऐसी सूरत में क्या ग्राफ देकर हम इसकी इक्वेशन बता सकते हैं कि नहीं, बगैर टेबल बनाए या बगैर कुछ किए? तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं हम। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ ट्रांसलेट कर जाए, मूव कर जाए, लेफ़्ट टू राइट हो सकता है, राइट टू लेफ़्ट हो सकता है, टॉप टू बॉटम हो सकता है, बॉटम टू टॉप हो सकता है, या फिर किसी कंबाइन भी हो सकती है कि यानी टॉप एंड लेफ़्ट एक तरफ जा रहा हो। यानी फॉर एग्जांपल ये जो रेड लाइन है, अगर ये इस तरह राइट पे भी शिफ्ट हो और डाउन पे भी शिफ्ट हो, तो इस वक्त जो ये फंक्शन हो रहा है ये ट्रांसलेट हो रहा है। और अगर आप गौर करें तो ये 2 यूनिट्स राइट पर और 2 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो ऐसी सूरत में अगर हमें इसकी इक्वेशन पता है, फॉर एग्जांपल इसकी इक्वेशन हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि इसकी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब सवाल ये है कि ये ब्लू वाला जो ग्राफ है इसकी इक्वेशन क्या होगी? क्या हम बगैर किसी इक्वेशन या बाकी सॉल्यूशन के सिर्फ ग्राफ देखकर इसकी इक्वेशन बता सकते हैं कि नहीं? तो उसके लिए इसमें अगर आप गौर करें, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ट्रांसलेशन हुई है 2/2 के वेक्टर से। ये ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाता है। ये x एक्सिस की मूवमेंट शो करता है, ये y एक्सिस की मूवमेंट शो करता है। तो इस वक्त x एक्सिस पे भी 2 यूनिट शिफ्ट हुआ है और y एक्सिस पर भी 2 यूनिट शिफ्ट हुआ है। अगर यहाँ पर -2 होता तो इसका मतलब ये 2 यूनिट्स लेफ्ट पर शिफ्ट होता, और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर -2 होना चाहिए क्योंकि y से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो खैर इसी तरह अगर यहाँ पर +2 होता तो फिर ये ग्राफ नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ शिफ्ट होता। तो अब ट्रांसलेशन हमारे पास 2 किस्म की होती है, वर्टिकल ट्रांसलेशन और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। वर्टिकल ट्रांसलेशन क्या है कि y एक्सिस पर मूवमेंट हो रही है, दैट मीन्स ग्राफ या ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है या नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं, इस ग्राफ में हमारे पास इसका वर्टेक्स है 0 0 और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर इसमें थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, किस तरह का शिफ्ट हो रहा है? सपोज ये डाउन शिफ्ट हुआ, अब ये 4 यूनिट नीचे डाउन शिफ्ट हुआ है। तो अगर आप गौर करें तो इसके जो वर्टेक्स है पहले 0,0 था, अब इसका वर्टेक्स है 0,-4 कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है। तो मीन्स अगर जहाँ पर x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 पर 4 थी, तो अब x की वैल्यू 2 पर 0 हो चुकी है। मीन्स इसमें 4 यूनिट्स की कमी आ चुकी है। और हर एक y वैल्यू में ऐसा हो रहा है, जहाँ 1 था ये 4 यूनिट नीचे चला गया है, 1 2 3 4, ये -3 पर आ चुका है। तो हम इसकी इक्वेशन ये बनाएंगे कि इस नीचे वाले ग्राफ की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। मीन्स जो पहले वाला एक्स स्क्वायर का फंक्शन था वो 4 यूनिट नीचे आ गया है, और ये क्योंकि y से माइनस, क्योंकि y एक्स स्क्वायर के बराबर है तो हम इस फंक्शन से 4 यूनिट माइनस कर रहे हैं। इसी तरह अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता, यानी सपोज हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है, तो ये भी हम बगैर देखे बता सकते हैं कि इसका वर्टेक्स 0,2 होगा, और क्योंकि ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुआ है तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2। तो वर्टिकल ट्रांसलेशन हमने सीख ली। इसी तरह हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ 0,0 पे इसका वर्टेक्स है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर ये राइट शिफ्ट हो रहा है 2 यूनिट्स, तो इसका जो वर्टेक्स है वो 2,0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। लेकिन जो इसकी इक्वेशन होगी वो x -2 होल स्क्वायर हो जाएगी। दोनों में क्या फ़र्क था? देखिए अगर वर्टिकल ट्रांसलेशन होती, फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और अगर ये 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो रहा है तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। मीन्स पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिख लिया, आखिर में -2 लगा दिया।
लेकिन अगर ये राइट पर शिफ्ट हो रहा है, पहली बात x पे हमेशा ऑपोजिट बिहेवियर अप्लाई होता है, मींस अगर राइट पे शिफ्ट हो रहा है तो x के साथ माइनस होगा कोई वैल्यू, लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है तो x के साथ प्लस होगी कोई वैल्यू, और प्लस वो डायरेक्टली x के साथ होगी, पावर्स वगैरह बाकी सब अपनी जगह रहेंगे, यानी कि वो x माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी जहाँ पर सिर्फ x का स्क्वायर था उसकी जगह पर इस x को हटाकर x माइनस 2 लिख दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कराएगी। एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम। सपोज अगर यही वाला फंक्शन लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ज़रा कंबाइंड ट्रांसलेशन देखते हैं। सपोज अगर एक फंक्शन है जिसका वर्टेक्स 0 0 है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, अब ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हुआ है, तो इस पर अगर आप गौर करें 3 यूनिट्स राइट पर शिफ्ट हुआ है और 2 यूनिट्स अप शिफ्ट हुआ है। तो इसमें अगर 3 यूनिट्स राइट पर शिफ्ट हुआ है तो x पर अगर कोई ट्रांसलेशन हो रही होती है, पहले इसकी इक्वेशन हमारे पास करंट जो इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये 3 यूनिट्स राइट पर शिफ्ट हुआ है, तो अगर सिर्फ 3 यूनिट राइट पर शिफ्ट होता तो इसकी इक्वेशन होती x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यही साथ साथ 2 यूनिट ऊपर भी शिफ्ट हो रहा है तो इसके साथ हमें प्लस 2 भी लिखना पड़ेगा आखिर में, क्योंकि जो आखिर में होता है वो y की मूवमेंट होती है और जो x के फौरन साथ साथ हो जाए वो x की मूवमेंट होती है। तो ये जो वाइट कलर का ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2, जो कि आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। इसी तरह लेट सपोज हमारे पास अगर एक और ट्रांसलेशन हम एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो x में 3 यूनिट्स लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है, तो पहले इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ 3 यूनिट लेफ्ट पर शिफ्ट हुआ है तो हमें प्लस 3 लिखना चाहिए x के साथ, और क्योंकि ये 4 यूनिट डाउन शिफ्ट हुआ है तो हमें माइनस 4 भी इसके साथ लिखना चाहिए, तो इसलिए इसकी इक्वेशन होगी x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4। अब ये जो हमने ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर या क्वाड्रेटिक फंक्शन पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि हर फंक्शन, चाहे जितनी भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी फंक्शंस की, उन सब पर अप्लाई होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये क्यूबिक फंक्शन है तो इस पर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि ये 3 यूनिट राइट पर शिफ्ट हुआ है और 4 यूनिट डाउन शिफ्ट हुआ है, तो इसकी इक्वेशन होनी चाहिए, पहले इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, नई इक्वेशन इसकी जो होगी, जो ब्लू वाला ग्राफ है, इसकी इक्वेशन होगी x माइनस 4, क्योंकि x पे राइट शिफ्ट हुआ है तो माइनस होगा, और क्योंकि 4 यूनिट ये नीचे शिफ्ट हो रहा है तो माइनस 4 भी यहाँ आ जाएगा, तो इसकी इक्वेशन ये होनी चाहिए। अच्छा माइनस 3 होगा, सॉरी, क्योंकि वो 3 यूनिट शिफ्ट हुआ है, मैंने गलती से यहाँ 4 लिख दिया है। इसी तरह हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है। अब अगर यही वाला एब्सोल्यूट फंक्शन सपोज 4 यूनिट डाउन शिफ्ट हो रहा है तो हम यही कहेंगे जो पुराना फंक्शन था उसमें से माइनस 4, क्योंकि ये y की मूवमेंट को शो करता है, और इसी तरह अगर ये राइट पर शिफ्ट हो रहा है तो x माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इसका आंसर होगा, क्योंकि राइट पर शिफ्ट हो रहा है तो x का ऑपोजिट बिहेवियर होता है, माइनस 2 करेंगे। और अगर कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये 3 यूनिट्स लेफ्ट पर शिफ्ट हुआ है तो इसलिए प्लस 3 आ गया, और 2 यूनिट डाउन पर शिफ्ट हुआ है तो इसलिए माइनस 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले सपोज हम थोड़ी सी उसकी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने ट्रांसलेशन में अब तक क्या पढ़ा। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बग़ैर वर्किंग के मुझे f ऑफ x इज़ इक्वल टू सपोज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ बनाकर दिखाइए कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको पहले से मालूम है कि जो बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ इस तरह से बनता है, 0,0 पर ये मौजूद होगा इसका वर्टेक्स। अब ये 2 यूनिट्स राइट पर शिफ्ट हो रहा है और 4 यूनिट्स अप शिफ्ट हो रहा है, तो हम इसे 2 यूनिट्स राइट पर शिफ्ट करेंगे, मींस x की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और y की वैल्यूज़ अगर 1 2 3 4 5 यहाँ जा रही हैं, तो ये वाला फंक्शन 2 यूनिट्स राइट पर शिफ्ट होगा और 4 यूनिट्स अप शिफ्ट होगा, मींस ये जो इसका टर्निंग पॉइंट जो यहाँ पर था वो यहाँ पर पहुँच चुका है, तो इसका ग्राफ इस तरह से हमें नज़र आएगा। और डिफरेंट आप ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उस पर भी
इक्वेशन अगर टाइप करके आप ग्राफ पे क्लिक करें तो आ जाएगा। जैसे एक बहुत मशहूर वेबसाइट है mathway.com, उसे अगर आप खोलें और उसमें अगर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कोई भी फंक्शन लिख देते हैं, सपोज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 लिख देते हैं, तो उस पर अगर आप ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा आपने क्या करना है, और आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपको इक्वेशन का ग्राफ शो कर देगा। तो आप इसी तरह डिफरेंट इक्वेशंस का ग्राफ बनाकर अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं सीखने की गर्ज से। दूसरी जो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लॉग फंक्शन पढ़ा था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, अगर आपने गौर किया हो उस वक्त मैंने बताया भी था ये एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन ऐसा है तो ये उसकी रिफ्लेक्शन में ऐसे जा रहा है, जो कि बिल्कुल इस पर रिफ्लेक्शन हो गई। तो एक रिफ्लेक्शन तो होती है y इक्वल टू एक्स पर, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अगर ग्राफ इस तरह का जा रहा है और अगर मैं कहूँ y इक्वल टू एक्स पर इसे रिफ्लेक्ट करना है तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि ये पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम इसे इस लाइन से फोल्ड कर दें और इसके ऊपर मैप कर दें, इसे जैसे पेपर को फोल्ड किया जाता है, तो बिल्कुल इसके ऊपर ये फिट बैठ जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ फिट बैठेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ फिट बैठेगा और ये वाला पॉइंट यहाँ फिट बैठेगा। तो वो तो हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं y इक्वल टू एक्स पर, लेकिन रिफ्लेक्शन ज़रूरी नहीं है y इक्वल टू एक्स पर हो। बेसिक रिफ्लेक्शन x एक्सिस पर भी हो सकती है, y एक्सिस पर भी हो सकती है। x एक्सिस पर जो रिफ्लेक्शन होती है उसे हम इस तरह से ये शो कर सकते हैं। आप यहाँ ग्राफ देख सकते हैं, पहले ग्राफ ऐसा था, अब रिफ्लेक्ट होकर x एक्सिस पर ऐसे हो गया। यानी यूँ समझ लीजिए x एक्सिस पर अगर कोई मिरर रख दिया जाए तो फिर वो ग्राफ किस तरह नज़र आएगा। इसी तरह y एक्सिस पर भी रिफ्लेक्शन हो सकती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन हो रही है। अब इन रिफ्लेक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? इस वक्त आपको जो ग्राफ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो है y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसकी रिफ्लेक्शन अगर होगी तो वो इस तरह से होगी, अंडरस्टूड है कि ये x एक्सिस पे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। इसका क्लियर ग्राफ बना लेता हूँ। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी पूरे फंक्शन से पहले नेगेटिव साइन लगा दिया जाए। मीन्स कोई भी फंक्शन हो, सपोज अगर हम ये क्वाड्रेटिक फंक्शन एक बना रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे वो x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ आप बिल्कुल वही यहाँ पे वही एग्जांपल आ गई इत्तेफाक से। रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस कैसे होगी? y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन होती है तो फिर पूरे फंक्शन के साथ नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ x लिखा हो उसके साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो इसका ग्राफ होगा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। पहले जो था वो था y इज इक्वल टू नेगेटिव और पूरा फंक्शन वैसे ही आ गया था e की पावर x। तो ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन थी, हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस पर। तो अब y एक्सिस पर एक्स स्क्वायर की रिफ्लेक्शन कैसे होगी? या बाकी मैंने जो एग्जांपल सॉल्व की थी वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से की थी, इसको क्यों मैंने इससे किया था? उसका रीज़न ये है कि जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, y एक्सिस की रिफ्लेक्शन अभी हमने पढ़ी कि x के साथ नेगेटिव लग जाता है। तो x के साथ अगर नेगेटिव लग जाए तो नेगेटिव x का स्क्वायर तो पॉजिटिव x ही होता है, तो इसलिए उसकी रिफ्लेक्शन करेंगे तो वो बिल्कुल एक जैसी इमेज ही आ जाएगी। तो अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसलेशन भी हो रही हो, रिफ्लेक्शन भी हो रही हो। जैसे अगर आप इस रेड ग्राफ और येलो ग्राफ को कंपेयर करें तो ये ट्रांसलेशन भी हो रही है, 3 यूनिट ये राइट पर शिफ्ट हुआ है और फिर 2 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। उसके बाद अगर ये शिफ्ट होता तो इसकी शेप इस तरह से होती, लेकिन उसके बाद ये फॉरन एक्स एक्सिस पे यानी इस इक्वेशन पे रिफ्लेक्ट भी हो गया, या यूँ समझ लें पहले रिफ्लेक्ट हो गया एक्स एक्सिस पर, उसके बाद फिर राइट शिफ्ट होकर डाउन आ गया, एक ही बात है। तो ऐसी सिचुएशन में अब सवाल ये है कि इस येलो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, येलो ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी? तो इसमें सबसे पहली बात कि ये रिफ्लेक्शन हो रही है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर जब रिफ्लेक्शन होती है तो फंक्शन से पहले नेगेटिव साइन लग जाता है, और 3 यूनिट राइट पर शिफ्ट हो रहा है तो x से -3 होना चाहिए, और 2 यूनिट डाउन शिफ्ट हो रहा है तो आखिर में -2 आना चाहिए। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का पहले ग्राफ बना लिया हमने, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब ये वाला 3 यूनिट राइट शिफ्ट हो रहा है और 2 यूनिट डाउन शिफ्ट हो रहा है। 3 यूनिट राइट शिफ्ट करने के लिए हम x में से -3 कर रहे हैं और पूरे को 2 यूनिट डाउन शिफ्ट करने के लिए -2 लगा रहे हैं हम आखिर में। अच्छा, इसी तरह अगली चीज़ जो हमारे पास है वो है स्ट्रेच। स्ट्रेच भी जैसे रिफ्लेक्शन वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, तो स्ट्रेच भी वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वर्टिकल स्ट्रेच कैसे हो सकता है? सपोज़ अगर कोई इस तरह का ग्राफ है तो वो बहुत ज़्यादा वर्टिकली स्ट्रेच इस तरह से हो जाए,
और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच किस तरह से हो सकता है, ऐसा हो और वो बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो गया। हम यहाँ एग्जांपल में देखते हैं, जैसे इस वक्त जो है ये वर्टिकल स्ट्रेच है, यानी यूँ समझ लीजिए कि इसे टॉप से भी पुश किया गया है, डाउन से भी पुश किया गया, या कंप्रेस किया जाए या एक्सपैंड किया जाए। तो ऐसी सूरत में जहाँ पर अगर आप गौर करें, जो 8 था वो 4 बन गया, जो 2 था वो 1 बन गया, मीन्स हाफ होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत में हाफ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे फंक्शन से। तो जहाँ कहीं भी ग्राफ जो भी होगा उसकी हाइट अगर हाफ होते हुए नज़र आए तो उसका मतलब उसकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है, बेस फंक्शन है, वो हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगी, एक्स का बिहेवियर क्योंकि ऑपोजिट होता है, तो अगर आपको इस तरह नज़र आ रहा है, आप ये देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली ये डबल हो गया है, तो आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर ये हाफ हो रहा होता, मीन्स अगर यहाँ पर आ रहा होता, तो फिर आप इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स ये जो अगर फंक्शन होता है ये y इज इक्वल टू 2x² का फंक्शन होता है, x का ऑपोजिट बिहेवियर होता है इस वजह से। तो अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच y इज इक्वल टू x³ की एक और एग्जांपल है हमारे पास, तो ये हाफ ऑफ x³ हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमेशा x के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इसकी पूरी समरी हम बनाते हैं। अब तक जो हमने चीज़ सीखी वो ये कि अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए तो उसमें वर्टिकल ट्रांसलेशन होगी d यूनिट्स की। तो उसके जो नए कोऑर्डिनेट पहले x और y थे, तो हर एक कोऑर्डिनेट x, y प्लस d हो जाएगा। इसी तरह -d से डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी, और अगर हर एक x के साथ कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, पूरे फंक्शन के आखिर में नहीं बल्कि x के साथ हो रहा है, तो अगर प्लस हो रहा है तो लेफ्ट पर मूव होगा, माइनस हो रहा है तो राइट पर मूव होगा। जैसे कि अभी हमने देखा था कि x -3 होल स्क्वायर कर रहे थे हम x² को, तो मीन्स ये जो x² का फंक्शन है ये 3 यूनिट राइट पर शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह अगर नेगेटिव साइन पूरे फंक्शन से पहले लग जाए तो वो x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन होती है, और अगर सिर्फ x से पहले नेगेटिव साइन लग रहा हो, बाकी सब अपनी जगह कायम हो, तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस कहते हैं। और अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसमें स्ट्रेच हो जाता है। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फिर वो वर्टिकल स्ट्रेच होगा, और अगर 1 से छोटी और 0 से बड़ी है, मीन्स 0.5 0.6 है, तो फिर वो कंप्रेशन होगी, और इसी का ऑपोजिट बिहेवियर x एक्सिस के साथ होगा। तो ये हमने सारी डिस्कस कर ली हैं फंक्शन की जो बेसिक क्लासिफिकेशन होती है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से की जाती है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी अगली ही पार्ट में, और प्लस वहाँ पर भी हम साथ साथ इन्हीं जो अभी हम वीडियो में सीख रहे हैं उसको लिंक करते जाएंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो फॉलो अप एक्सरसाइज 4.2 हमारे सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कहा गया, इन द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज क्लासिफाई इफ़ पॉसिबल ईच फंक्शन बाय टाइप। वो इफ़ पॉसिबल इसलिए इन्होंने लगाया है कि हमने जो पीछे पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर जो फंक्शंस की काइंड्स हमने डिफ़ाइन की थी, उन्होंने सारी डिफ़ाइन नहीं की थी बुक में। उन्होंने बुक में कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और पॉलिनोमियल और रैशनल, सिर्फ इतना ही कहा है। अब जैसे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि आगे चैप्टर 6 भी गालिबन इस बुक का है। तो आंसर्स में बुक में इन्होंने हो सकता है नॉट पॉसिबल लिखा हो, क्योंकि इफ़ पॉसिबल इन्होंने कहा हुआ है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें मालूम है कि ये फंक्शन है, तो जाहिर इसकी कोई ना कोई काइंड ज़रूर होगी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप गौर करें तो x - 5 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है। तो x - 5 डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। इसे हम क्यों लीनियर फंक्शन कह रहे हैं? क्योंकि इसमें अगर आप यहाँ पर इसकी थोड़ी सी वर्किंग हम आपको नीचे करके दिखाते हैं, f of x इज इक्वल टू x - 5 ओवर 3। तो अगर आप गौर करें ये 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 1/3x - 5/3 है, तो ये y इक्वल टू mx प्लस ये तो लीनियर फंक्शन बन गया। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे कि ये एक लीनियर फंक्शन है। अच्छा, आपके दिन में ये भी सवाल आ सकता है, हो सकता है ये रैशनल फंक्शन हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो, न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट फंक्शन के अलावा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हो, तब हम फिर रैशनल की क्लासिफिकेशन में जाते हैं। तो इस वक्त इसे हम कहेंगे कि ये एक लीनियर फंक्शन है, मीन्स डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ न्यूमरेटर। क्वेश्चन 4 क्वाड्रेटिक है, और क्वेश्चन 5 ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं x की पावर 0 है। x की पावर 0 का मतलब ये है कि इसमें x मौजूद ही नहीं है, तो सिर्फ 2 है ये, तो इसलिए हम इसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। क्वेश्चन 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 6 में x की पावर 5 है, तो वैसे तो इसे हम क्वांटिक फंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन
अगर ऐसा फंक्शन हो जिसमें आमतौर पर क्वाड्रेटिक से ज़्यादा क्यूबिक वगैरह आ जाए तो उसको हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो x की पावर जितनी भी अगर 1 हो 2 हो 3 हो तब भी वो पॉलिनोमियल ही कहलाता है, लेकिन इस बुक की हम डोमेन में रहते हुए अगर बात करें तो वो क्वाड्रेटिक से आगे उन्होंने आमतौर पर पॉलिनोमियल का वर्ड यूज़ किया है, लेकिन उन्होंने बुक में ये बात डिफाइन की हुई है कि क्वाड्रेटिक और लीनियर भी पॉलिनोमियल की ही काइंड है। अच्छा, इसी 7 की बात करते हैं। ये लीनियर है क्योंकि इसमें ये y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में अगर आप गौर करें, यानी इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो -1/4x + 10 है ये इक्वेशन, क्योंकि 10 पॉजिटिव है और x बाद में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 11 लॉग फंक्शन है, लेकिन बुक में इन्होंने नॉट पॉसिबल लिखा होगा यकीनन, क्योंकि इस टाइप में डिफाइन नहीं किया। और इस पर अगर बात करें तो ये रैशनल फंक्शन है, और इसी तरह इसकी बात करें तो ये भी रैशनल फंक्शन है, एंड सो ऑन। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गए होंगे ये किस तरह के फंक्शंस हैं। तो क्योंकि टाइम की हमारे पास काफ़ी कमी है, वीडियोस काफ़ी लेंदी होती जा रही हैं, और आमतौर पर देखने में आया है कि जब वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती हैं तो ऑडियंस का इंटरेस्ट कम हो जाता है और बोर भी सारी सी बातें होने लग जाती हैं। तो इसलिए कोशिश रहेगी कि जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं उनको मैं यूज़ ना करूँ अपनी वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास आ रहा है। वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। द वैल्यू ऑफ अ ट्रक इज एस्टिमेटेड बाय द फंक्शन f of t इज इक्वल टू दिस, व्हाट क्लास ऑफ फंक्शन इज दिस। तो ये लीनियर फंक्शन है, हमें यहीं से मालूम पड़ गया। और उसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, बिल्कुल सिंपल है, हम काफ़ी सारी एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं कि f of 3 निकालने हमें t की वैल्यू 3 से रिप्लेस करेंगे। तो इसका मैं आंसर कैलकुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। व्हेन विल द वैल्यू इक्वल 0, तो हम v की जगह 0 पुट करेंगे और यहाँ पर 20,000 माइनस 3,000 इंटू टी लिखेंगे। 3,000 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, t इज इक्वल टू 20,000, और 20,000 को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे, मीन्स 3,000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 20,000 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 20,000 divided by 3,000 which is 6.67. तो after 6 years means before 7 years जो मशीन की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। The police department has determined the number of serious crimes which occur we can be estimated as a function of number of police officer assigned। अगर गौर किया जाए तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम चैप्टर 2 में भी कर चुके हैं, जिसमें एक नेगेटिव ग्रेडियंट था, तो उससे हमें पता था कि पुलिस ऑफिसर इंक्रीज करेंगे तो क्राइम रेट कम हो जाएगा। खैर, ये सारी इन्होंने बता दिया। सी का मतलब नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स हैं और पी का मतलब नंबर ऑफ ऑफिसर असाइंड है। कौन सी क्लास है फंक्शन की? लीनियर है, क्योंकि पी की पावर 1 है। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्राइम इफ 150 ऑफिसर्स आर असाइंड, तो हम पी को सिंपली 150 से रिप्लेस कर देंगे। और पार्ट सी में हाउ मेनी ऑफिसर वुड हैव टू बी असाइंड इफ द डिजायर्ड रिड्यूस वीकली क्राइम लेवल इज 500, तो आप सी को 500 से रिप्लेस कर देंगे, मींस 500 इज इक्वल टू 900 माइनस 3.5 पी लिखेंगे और पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसी तरह हाउ मेनी ऑफिसर्स वुड हैव टू बी असाइंड टू रिड्यूस वीकली क्राइम लेवल टू 0, मींस सी को 0 बनाना है, या आसान अल्फाज में वो हमसे एक्स इंटरसेप्ट पूछ रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 900 माइनस 3.5 पी कर लेंगे और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। पी की वैल्यू जो होगी वही हमारा आंसर होगा कि इतने पुलिस ऑफिसर असाइन किए जाएं तो क्राइम रेट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन आ गया है, रेवेन्यू का फंक्शन। द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस चार्ज पर यूनिट, स्पेसिफिकली द रेवेन्यू इज गिवन। तो आर का मतलब टोटल रेवेन्यू है, पी का मतलब प्राइस है। कौन सी क्लास है फंक्शन की? क्योंकि पी की वैल्यू 2 नज़र आ रही है, स्क्वायर हमें पावर 2 नज़र आ रही है, तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। What is the total revenue expected at the price if the price equals 10? वैसे रेवेन्यू फंक्शन वाकई क्वाड्रेटिक फंक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ होती हैं। खैर वो उसकी तरफ हम फिलहाल नहीं जाते, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में आप बेसिक इकोनॉमिक्स में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू इक्वल इफ़ द प्राइस इक्वल्स $10, तो आप पी को 10 से रिप्लेस करेंगे, मीन्स 1500 पी की जगह 10 माइनस 50 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 1500 इंटू 10 बनेगा 15,000 और 50 10 का स्क्वायर बनेगा 100 और 15,000 माइनस 5,000, तो ये आंसर आ गया 10,000 के रेवेन्यू $10,000 होगा अगर आप प्राइस रखते हैं 10।
व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन दी टोटल रेवेन्यू इक्वल टू 0, तो फिर आप इसमें 0 पुट कर देंगे। मीन्स हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, मीन्स 0 इज इक्वल टू, फंक्शन ये था हमारे पास, r इज इक्वल टू 1500p माइनस 50p स्क्वायर। तो कह रहा है रेवेन्यू 0 कब हो जाएगा, रेवेन्यू 0 तब होगा जब 1500p माइनस 50p स्क्वायर 0 के इक्वल हो जाए। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है ये हम पिछले चैप्टर्स में सीख चुके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, चैप्टर 1 में हमने सीखा था अगर आपको याद हो। तो हम इन दोनों में से 50p कॉमन ले लेते हैं। 50p अगर हम कॉमन ले लें तो 1500 को अगर हम 50 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 30। तो यहाँ 30 बचेगा माइनस p स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दो फैक्टर बन रहे हैं इक्वल टू 0, नल फैक्टर लॉ अप्लाई करेंगे जो चैप्टर 1 में हमने सीखा था। 30 माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू 0 आ रही है पहली प्राइस, और दूसरी प्राइस आ रही है 30 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 30 का स्क्वायर रूट, और 30 का जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आता है 5.47। नेगेटिव प्राइस नहीं हो सकती तो इसलिए हम पॉजिटिव आंसर ही एक्सेप्ट करते हैं। 5.47 मींस अगर आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस $5.47 रखेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू 0 हो जाएगा। अब सवाल ये है जो लॉजिकल बनता है, खैर क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सीखते हैं कि प्राइस उसने कुछ चार्ज की है फिर भी उसको टोटल रेवेन्यू 0 मिल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, आप कोई ग्राफिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें या टेबल बनाने, तो आपको ग्राफ इस तरह का नज़र आएगा। तो इस तरह का नज़र आएगा तो टोटल रेवेन्यू आपका 0 भी कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएगा, और वो यकीनन इस तरह से कहीं आ रहा होगा तो वो 0 हो जाएगा कहीं ना कहीं पर। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सप्लाई फंक्शन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, यहीं से ही समझ आ गया है कि ये क्वांटिटी सप्लाइड है और ये प्राइस है। तो कौन सी क्लास है फंक्शन की, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि p पर स्क्वायर लगा हुआ है, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है। व्हाट क्वांटिटी वुड बी सप्लाइड इफ द मार्केट प्राइस इज 30 एंड 50। तो दो पार्ट हैं, पहले p की जगह 30 लिखेंगे, फिर p की जगह 50 लिखेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन 0 यूनिट्स बीइंग बॉट टू द मार्केट प्राइस। मींस 0 यूनिट कब होंगे, मींस q की वैल्यू 0 कब हो जाएगी। तो देखा जाए तो हमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है जैसा हमने पीछे सॉल्व किया था। अच्छा, आंसर मैं इसका बता देता हूँ क्योंकि ये इवन नंबर का आंसर है, इसमें पीछे मौजूद नहीं होगा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि इवन नंबर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको पूरा सॉल्व कर लिया करें ताकि आपके आंसर से हम अपने आंसर मैच कर लें। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 200 को जब 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 400 बन जाएगा, और p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही लेते हैं। तो 200 अगर आप प्राइस रखेंगे तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड 0 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट फंक्शन आ रहा है हमारे पास, वेयर q इक्वल्स द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड p इक्वल्स एनुअल प्रॉफिट। तो व्हाट क्लास ऑफ फंक्शन इज दिस, q के ऊपर पावर 2 है तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और व्हाट इज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू इक्वल इफ दी 1500 यूनिट्स आर सोल्ड। तो आप बस इसमें q की जगह पर 1500 लिख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 34 को देखते हैं हम। क्वेश्चन 34 में कहा गया थी सेल्वेज वैल्यू, अच्छा सेल्वेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, मींस डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। s इज इक्वल टू 72 माइनस 0.0006 x। s का मतलब है सेल्वेज वैल्यू, x का मतलब है नंबर ऑफ आवर्स जितना भी फ्लाइट यूज़ की। तो कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है क्योंकि x की पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। और व्हाट इज द सेल्वेज वैल्यू एक्सपेक्टेड टू इक्वल आफ्टर 10,000 आवर्स। तो x को आप 10,000 से रिप्लेस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इवन नंबर है, सॉल्व कर लेते हैं। 72 माइनस 0.0006 और x की जगह पर हम लिखते हैं 10,000। तो 72 माइनस 0.0006 को जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आ रहा है। तो 72 माइनस 6 अगर हम करेंगे तो आंसर आता है 66, और ये मिलियंस में है तो हम कहेंगे उसकी स्क्रैप वैल्यू इतने मिलियंस होगी। हाउ मेनी आवर्स वुड द प्लेन हैव टू बी फ्लोन फॉर द सेल्वेज वैल्यू इक्वल टू 0। तो आप 0 लिख देंगे और इज इक्वल टू 72 माइनस 0.0006 x। देखा जाए तो ये आपसे x इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
72 को डिवाइड कर देंगे 0.0006 से, तो आंसर आता है 120,000 आवर्स। मीन्स ये 0.0006x इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। फिर 72 को जब 0.30 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1,20,000 आंसर आ रहा है। तो इतने आवर्स आपकी फ्लाइट होनी चाहिए। तो व्हाट इंटरप्रिटेशन वुड यू गिव टू दी वाई इंटरसेप्ट एंड व्हाट डू यू थिंक डज व्हाई डू यू थिंक दिस डज नॉट इक्वल 75? देखें जी, y इंटरसेप्ट 75 इसलिए नहीं हो सकता, तो हमें पहले से पढ़ा है y इक्वल्स mx प्लस c, तो c तो 72 है, 75 नहीं होगा। जब जीरो पुट कर देंगे इसमें हम तो 72 ही आ रहा है, लेकिन ऊपर कोई 75 का जिक्र किया गया है। A major airline purchases a particular type of plane for 75 million. Company estimate the salvage value. अच्छा, तो ऐसा क्यों बोल रहा है? तो वो तो एक मतलब मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। अंडरस्टूड बात है, जब आप एक चीज़ खरीदते हैं तो फ़ौरन ही उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है। तो अगर आपने यूज़ नहीं भी किया है, 0 आवर्स ऑफ फ्लाइट हुआ है, तब भी उसकी स्क्रैप वैल्यू 72,000 ही होगी। 72,000 होगी, 75 नहीं होगी। जितने का लिया उतने का ही सेल नहीं होगा, उसकी स्क्रैप वैल्यू उतनी नहीं होगी। तो व्हाट इंटरप्रिटेशन वुड यू गिव टू वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट का मतलब जब एक्स इंटरसेप्ट 0 हो तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। एक्स की वैल्यू 0 तो इंटरप्रिटेशन हम क्या इसकी परचेज प्राइस लेंगे? नहीं, हम कहेंगे स्क्रैप वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज, नॉट परचेज प्राइस, स्क्रैप वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन 37। अब हमारे पास थोड़े से वो जो फंक्शंस की हमने ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह पढ़ी थी और बाकी चीज़ें पढ़ी थी वो आ रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कॉम्पोजिट फंक्शंस का। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? एक से ज़्यादा फंक्शंस जब आपस में मिल जाएं, जैसे रैशनल फंक्शन है, उसमें हमने देखा था कि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है दो फंक्शंस डिवाइड हो, प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जब दो फंक्शन यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो उसमें सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी शायद डिफ़िकल्ट लगें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सिंपल होता है। एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में पुट करनी होती है। जैसे क्वेश्चन 37 में आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन 37 में कहा गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और एक और फंक्शन दिया हुआ है हमें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। ये दो फंक्शन है। डिटर्मिन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मीन्स दोनों फंक्शंस को ऐड करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा, इन दोनों फंक्शंस को ऐड किया जाए, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 में ऐड किया जाए 10 माइनस 2x को। जो नया फंक्शन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 10 माइनस 3 होता है 7। दैट इज द आंसर। इसी तरह पार्ट बी में कहा गया एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स फाइंड आउट कीजिए। तो वो भी किए देते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और जी ऑफ एक्स है 10 माइनस 2x। यानी ऐसा भी हो सकता है ना, एक प्राइस फंक्शन हो और एक क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन हो, तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल रेवेन्यू आएगा। तो रियल लाइफ में इस तरह के भी फंक्शन हो सकते हैं। और ये दो फंक्शन इस तरह हो सकते हैं कि प्रॉफिट किसी एक बिजनेस का और दूसरे का और टोटल बिजनेस का प्रॉफिट निकालना हो, दोनों को ऐड कर लें तो पता लग जाएगा इतने यूनिट बनाएंगे तो हमें दोनों ब्रांचेस से या दोनों बिजनेस से इतना प्रॉफिट होगा। रियल लाइफ एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब, माइनस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30 और माइनस 3 को 2 से करेंगे प्लस 6x। इसको रीअरेंज करते हैं, माइनस 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 30। दैट इज द आंसर। पार्ट सी में देखा जाए तो उन्होंने कहा है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और जी ऑफ एक्स हमारे पास है 10 माइनस 2x। कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है। अच्छा, अब क्या बाकी सब में भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 39 देखें, क्वेश्चन 37, 38 तो बिल्कुल सेम है, बस में माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है।
क्वेश्चन 39 अगर हम कर लेते हैं तो फिर 40 भी हमें समझ आ जाएगा और 41 भी आ जाएगा, तो पर डायरेक्ट हम फिर 41 करते हैं। इसे मैं इस एरिया को क्लियर कर देता हूँ। जी, तो क्वेश्चन 41 करने जा रहे हैं हम। इफ़ यू इज y इज इक्वल टू g ऑफ u विच इज़ u स्क्वायर प्लस 2u एंड u इज इक्वल टू h ऑफ x विच इज़ x क्यूब, मीन्स y डिपेंड करता है u पर और u डिपेंड करता है h पर। तो बिल्कुल ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता है। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारे रेवेन्यू डिपेंड करता है हमारी प्राइस पर, या कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं उस पर, और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करती है हमारी प्राइस पर। और कोई और एग्जांपल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम यूँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने भी हम लेकर जा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे पास टीचर्स कितने हैं, और नंबर ऑफ़ टीचर्स डिपेंड करता है कि हमारे पास कॉस्ट कितनी इस पर पे हो रही है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन का भी क्राइटेरिया ऐसा होता होगा कि जितने नंबर ऑफ़ PhD टीचर्स होने चाहिए एटलीस्ट एक स्टूडेंट के लिए, या 10 स्टूडेंट के लिए एक PhD टीचर होना चाहिए। तो फिर वो देखते हैं हमारे पास कितने, मीन्स नंबर ऑफ़ टीचर्स से जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी डिपेंड करते हैं, एंड सो ऑन। तो खैर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो इफ़ y इज इक्वल टू g ऑफ u हमारे पास एक फंक्शन है और h ऑफ x हमारे पास फंक्शन है। तो पार्ट ए में हमें फाइंड करना है g ऑफ h ऑफ x। पहले हमें दिया हुआ है g ऑफ u, और मालूम क्या करना है g ऑफ h ऑफ x। तो यहीं पर देखकर हमें साफ पता लग रहा है कि u को रिप्लेस करना है h ऑफ x से। मीन्स कि जो हमारे पास g ऑफ u फंक्शन है, इस u की जगह पर जहाँ जहाँ u लिखा हुआ है वहाँ पर ये h ऑफ x आ जाना चाहिए। g ऑफ u क्या था हमारे पास? g ऑफ u इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2u। तो मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। g ऑफ u इज इक्वल टू u हमने यहाँ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर है प्लस 2 इंटू u है। अब हमें कहा गया कि आप g ऑफ u ना मालूम करें, बल्कि यहाँ u को मिटाकर लिख दिया गया है क्वेश्चन में h ऑफ x। तो इसका मतलब हर जगह u की जगह h ऑफ x होना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी h ऑफ x लिखेंगे और यहाँ पर भी h ऑफ x लिखेंगे। जैसे हम पहले पढ़ते थे, अगर आपको याद हो 4.1 में हमने सीखा था f ऑफ x इज इक्वल टू 2x लिखा होता था, तो अगर हमें f ऑफ 1 निकालना होता था तो x की जगह 1 लिखते थे। तो इसी तरह यहाँ पर u की जगह h ऑफ x लिखा हुआ है, हमने u की जगह h ऑफ x लिख दिया। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। h ऑफ x की जगह जाहिर है h ऑफ x की पूरी इक्वेशन आएगी जो कि x क्यूब है। तो यहाँ x क्यूब आ गया और उसका स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी x क्यूब आ गया। तो फाइनल आंसर बना x की पावर 3 2 6 प्लस 2x क्यूब, दैट इज द आंसर। फिर कहा गया g ऑफ h ऑफ 0 निकालें। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो हमारे पास g ऑफ h ऑफ x आ चुका है, आप इसी में x की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो 0 की पावर 6 प्लस 2 इंटू 0 का क्यूब, तो ये 0 ही आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पहले h ऑफ 0 निकालें, जो आपको h ऑफ x दिया था फंक्शन। h ऑफ x क्या गिवन था? x क्यूब। तो 0 का क्यूब क्या होगा? 0 होगा। अब वो वैल्यू g में पुट कर दें। g ऑफ x क्या था हमारे पास? g ऑफ u हमारे पास था u स्क्वायर प्लस 2u। तो g ऑफ 0 अगर हम पुट निकालेंगे तो वो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 मीन्स 0 ही आएगा। इसी तरह g ऑफ h ऑफ 2 कहा गया है, तो हम x की जगह h की जगह पर 2 पुट कर देंगे इस फंक्शन में x की जगह पर। अच्छा, ये थोड़ा सा क्योंकि 0 0 आ रहे थे तो हो सकता है सही क्लियर ना हुए हों, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें 0 0 ना हो बल्कि डिफरेंट हो। लेट सपोज हम क्वेश्चन 40 कर लेते हैं। इस एरिया को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास g ऑफ u गिवन है
जो कि है 3u² प्लस 4u, और u ऑफ x गिवन है, h ऑफ x गिवन है x प्लस 8। पार्ट ए में हमें कहा गया डिटर्मिन g ऑफ h ऑफ x, मीन्स फंक्शन g में h ऑफ x पूरा सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो हम वही करते हैं, h ऑफ x, तो 3u की जगह पर h ऑफ x आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 4u की जगह पर भी दोबारा h ऑफ x आ जाएगा। अब h ऑफ x की जगह h ऑफ x की इक्वेशन लिख देते हैं। h ऑफ x की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 8, तो x प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो कॉमन लेके पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम। a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 8 है 16x, प्लस b स्क्वायर बनता है 64, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 4 8 32, तो ये सिंप्लीफाई होके बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ 48, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 64 विच इज़ 192, प्लस 4x प्लस 32। अब जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं। 3x स्क्वायर, 4x और 48x मिलकर बनेंगे 52x, और 192 और 32 को ऐड करेंगे तो 224 बनेगा। तो ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ चुका है। पार्ट बी में कहा गया फाइंड g ऑफ h ऑफ -2। तो पहले तरीका तो ये है कि हम जिसको दोनों तरीके से कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। g ऑफ h ऑफ x तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कहा गया g ऑफ h ऑफ -2 निकालिए, तो हम इसमें x की जगह पर -2 लिखेंगे और प्लस 224। -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस माइनस माइनस 52 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 104, प्लस 224, 3 4 आर 12, माइनस 104 प्लस 224, तो 12 माइनस 104 प्लस 224 करिए तो आंसर आया 132। तो ये g ऑफ h ऑफ -2 आया। अच्छा, इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी था। अगर हमें ये ना पूछा होता, पार्ट ए ना पूछा होता, डायरेक्टली पार्ट 2 पूछा होता, पार्ट बी पूछा होता, h ऑफ -2 मालूम करते हैं हम, उसके बाद g में पुट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, हम पहले h ऑफ -2 निकालते हैं। h ऑफ x क्या दिया हुआ है हमें, h ऑफ x सवाल में दिया हुआ है x प्लस 8, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 8 जो कि बनेगा 6। तो जब h ऑफ -2 आ गया 6 है तो इसका मतलब ये है कि हमें g ऑफ h ऑफ -2 निकालना है। तो g ऑफ h ऑफ -2 की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो दूसरे अल्फाज में हमें g ऑफ 6 निकालना है। अब g ऑफ x क्या था हमारे पास, g ऑफ x है 3u², यानी g ऑफ u है 3u² प्लस 4u, तो मीन्स g ऑफ 6 निकालना है, तो यहाँ 6 आएगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6, तो 6 का स्क्वायर 36 बनता है, प्लस 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 36 करते हैं जो कि आंसर आता है 108, और 108 में 24 प्लस करेंगे तो 132 आएगा। तो आपने ये नोट किया कि दोनों ही केसेस में हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये केस तब ज़्यादा सूटेबल है जब आपके पास ऑलरेडी g ऑफ h ऑफ x मौजूद है, उसमें x की जगह -2 पुट कर लीजिए। और अगर आपको ये पार्ट ए नहीं मालूम है, पूछा नहीं है, डायरेक्टली पार्ट 2 करना है, ये पूछा गया है, तो आप h ऑफ -2 निकालिए, उसका जो आंसर आए वो g में इनपुट कर लीजिए तो भी ठीक है। अच्छा, इसका पार्ट सी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, जैसे हमने -2 पुट किया था उसी तरह हमें 1 पुट करना है। अब 4.3 की तरफ आते हैं। 4.3 में हमें कहा गया है कि हमें कुछ फंक्शंस को स्केच करना है।
तो स्केच करने का पहला तो तरीका ये है कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस की ग्राफ कुछ याद हैं तो आप वैसे स्केच कर लें, और अगर वैसे याद नहीं है तो फिर आप टेबल बना लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना हम सीख चुके हैं। ये y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है और ये इसका स्लोप है। तो स्लोप क्योंकि नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, इसका y इंटरसेप्ट 8 होगा और x की एक वैल्यू बढ़ाने पर y की 3 वैल्यूज़ कम हो जाएंगी। दैट मीन्स ये जब 1 हम पुट करेंगे तो यहाँ पर इसकी 1 पर वैल्यू 5 होनी चाहिए, 3 वैल्यूज़ कम होनी चाहिए, एंड सो ऑन। इसी तरह लीनियर इक्वेशन 2 भी है, और ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अगर आप इसे गौर करें तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। जी हाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो अगर हम इस पर गौर करें, जो कि हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सीख चुके हैं, वो ये है। अब हमें बनाना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। x से कोई नंबर माइनस हो रहा है, दैट मीन्स ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। माइनस है तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा 1 यूनिट। तो इसका ग्राफ इस तरह होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, और ये क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, आखिर में माइनस हो रहा है, तो हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है जो ओरिजिन से पास होता है। ये ओरिजिन है, तो 9 यूनिट इसे नीचे शिफ्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो कि माइनस 9 से पास होगा, इसका वर्टेक्स होगा 0,-9। अच्छा, इसी तरह क्यूबिक फंक्शन भी है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब x की पावर 4 का भी बोला गया है, 5 का भी x की पावर 4 यहाँ नज़र आ रही है, इसका भी ग्राफ पूछा गया है, तो इसका ग्राफ बेहतर है कि हम टेबल से ही बना लें। अच्छा, अब उसके बाद आपको पीस वाइज फंक्शंस भी नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको अगर याद हो हमने लास्ट वीडियो में भी एक डिस्कस किया था, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम 60 मेंबर्स और 60 से ज़्यादा थे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखें, x प्लस 2 होगा जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, और अगर x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो फिर 2 माइनस x का ग्राफ फॉलो किया जाएगा। तो इसका मतलब ये एक नहीं बल्कि 2 ग्राफ है। कैसे 2 ग्राफ हैं? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 है तो x प्लस 2 का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी। ये सपोज 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन। ये इस तरह ग्राफ चलता रहेगा। लेकिन जब ये x से नेगेटिव होगा तो फिर ये नेगेटिव x प्लस 2 हो जाएगा। यानी जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। जब x की, क्योंकि वो 0 पर तो ऑलरेडी हम 2 कह चुके हैं, लेकिन जब 0 से स्मॉलर होगी, -1 हो जाएगी, तो ये माइनस और -1 प्लस 2, तो ये 3 हो जाएगा। तो फिर ये इस तरफ चला जाएगा, आगे की तरफ। तो ये इस तरह कुछ ग्राफ चल रहा है। यानी x से पहले जो है पॉजिटिव स्लोप है, 0 से पहले पॉजिटिव स्लोप है, 0 से पहले नेगेटिव स्लोप है। ये 2 लाइंस आप ड्रॉ कर लें अलग अलग, और इनके इंटरसेक्शन पे आप इन्हें मिटा दें, तो ये बन जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन 14 पे अगर हम बात करें, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह ग्राफ बनेगा। पहले आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ बनाएंगे -2 से +2 तक, फिर एक लीनियर लाइन बनेगी -x -3 -2 से पहले, और 2 के बाद आप x -3 का ग्राफ बनाएंगे। हम इसे बनाकर देखते हैं। बल्कि स्ट्रेट लाइन के टूल से हम इसको बना लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। अब इसमें हम लेबल कर देते हैं 1 2 3 4 5, और -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब ये वाला जो ग्राफ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव लग रहा है इसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ है ये, और +4 मीन्स 4 यूनिट अप शिफ्ट हो रहा है। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। लेकिन कहा गया कि -2 से +2 तक ही इसको बनाना है, तो -2 से +2 तक ही इसको बनाएंगे, जिसमें -2 +2 इंक्लूडेड नहीं है। मीन्स यहाँ तक, 2 से थोड़ा सा पहले 1.9 पे आके समझ लें आप स्टॉप हो जाएंगे। अब उसके बाद 2 से आगे क्या बनेगा? 2 से आगे होगी x -3 की इक्वेशन। मीन्स जब x की वैल्यू 2 से 2 होगी तो फिर y की वैल्यू -3 हो जाएगी। मीन्स वो यहाँ पर -3 पर आकर रुक जाएगा, -3 यहीं कहीं होगा। और उसके बाद जब x की वैल्यू आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है, तो इस तरह y की वैल्यू भी एक एक इंक्रीज़ हो जाएगी, इस तरह से स्लोप बनेगा। और अगर इससे पहले जाएंगे तो फिर वो इस तरह से नेगेटिव लाइन बनेगी।
तो ये इसका ग्राफ बनेगा। दिखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन समझा जाए तो फिर इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास ये 4.16 का फिगर 4.16 दी हुई है, उसमें कहा गया है कि बताइए कौन से ग्राफ फंक्शन है, कौन से ग्राफ फंक्शन नहीं है। तो अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर x की एक डोमेन पर सिर्फ एक ही वैल्यू y की मौजूद हो तो वो फंक्शन होता है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें, ये x की वैल्यू 0 पर y की 2 वैल्यूज़ मिल रही है हमें, ये पॉजिटिव में भी कोई नंबर मिल रहा है, नेगेटिव में भी कोई नंबर मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह अगर इसमें हम बात करें x की वैल्यू, अगर जब हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू पर y यहाँ भी कुछ ना कुछ मिल रहा है और यहाँ भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। आसान अल्फाज में अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो x की एक वैल्यू पर एक ही y मिल रहा है, x की एक वैल्यू पर एक ही y मिल रहा है, एक से ज़्यादा y नहीं मिल रहा है, या वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करें तो फिर वो एक ही जगह पर इस लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन है। ये भी फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, इससे पहले कुछ और फंक्शन है, इसके बाद कुछ और ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक हॉलो सर्कल है और यहाँ फील्ड सर्कल है, तो मीन्स इस पॉइंट पर इंक्लूडेड नहीं है, तो ये भी फंक्शन है। और इसकी अगर बात की जाए तो ये भी फंक्शन है, क्योंकि इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे अगर आप तो ये कोई भी डॉट ओवरलैप नहीं कर रहा है। और ये डिस्क्रीट फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। मीन्स एक्स की एक वैल्यू है, उसके बाद डायरेक्ट अगली वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर भी दोबारा वही चीज़ पूछी गई, तो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें तो ये फंक्शन है। यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर तो नहीं बन रहा, यहाँ नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ बनाएंगे तो दो जगह पर इंटरसेक्शन हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह इसकी बात करें तो ये फंक्शन है, क्योंकि कहीं भी ओवरलैप नहीं होगी वर्टिकल लाइन। यहाँ भी वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो इस पोर्शन पे ओवरलैप होगी, तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वर्टिकल लाइन्स एक से ज़्यादा लाइन पर इंटरसेक्ट करें। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक गिवन द ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस है, एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ वुड चेंज इफ़ यू वांट टू स्केच एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये सारी वही ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, एंड सो ऑन। तो अगर प्लस सी हो रहा है, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है तो इसका ग्राफ सी यूनिट्स अप शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम सी शो करेंगे, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ होगा। और अगर सी नेगेटिव है तो फिर ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गिवन द ग्राफ ऑफ सम फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है हमें, और कहा गया कि अगर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स फंक्शन से पहले ही अगर माइनस लग जाए तो फिर कैसे होगा, तो फिर ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होगा तो वो इस तरह से हो जाएगा, मींस फ्लिप हो जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का। और अगर आपको याद हो, सिर्फ एक्स से पहले नेगेटिव हो तो फिर वो हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता है, सॉरी वर्टिकल फ्लिप होता है। मींस अगर ऐसा हो तो वो फ्लिप होकर इस तरह का बन जाएगा। तो यहीं पर ही हमारा चैप्टर 4 इख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।